फ्रेंड्स, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले हम कवर कर रहे होंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन एनसीईआरटी में क्या दे रखी है? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और द कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। मतलब पहला ऑप्टिकली एक्टिव, वो ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए। आपको हेलोएल्केन और हेलोएरीन चैप्टर में पढ़ा रखा होगा कि ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं, जो पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए। पॉलीहाइड्रोक्सी मींस एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होने चाहिए, और एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप उनमें फंक्शनल ग्रुप के तौर पर होना चाहिए। एंड और या फिर वो कंपाउंड्स जिनका हाइड्रोलिसिस करने पे इस तरह के अगर कंपाउंड मिले, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन, तो उन कंपाउंड्स को हम कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से जानते हैं। तो अभी कार्बोहाइड्रेट्स का हम लोग क्लासिफिकेशन भी कर देते हैं एज मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? अब हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलिसिस वही होता है कि अगर हमने वाटर से रिएक्ट किया, रिएक्शन कराई, तो जो भी रिएक्शन हुई तो उसको हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो मोनोसेक्राइड्स का फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। मोनोसेक्राइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनका हम फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। और ये जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं, इनमें क्या होता है, अगर इनका हाइड्रोलिसिस किया जाए तो इसमें 2 से लेकर 10 तक ऐसी सच यूनिट्स मिलेंगी जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स की होंगी। ठीक है, और पॉलीसेक्राइड्स में क्या होता है? पॉलीसेक्राइड्स में काफ़ी सारी ऐसी हो जाती हैं। तो ये अब डेफिनेशंस हैं, आराम से रीडिंग करके पढ़ सकते हैं, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रेड्यूसिंग एंड नॉन रेड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलते हैं रेड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट समझते हैं। तो रेड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? द कार्बोहाइड्रेट्स विच रेड्यूस टॉलेंस रीजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। दीज आर टू इंपॉर्टेंट थिंग, टॉलेंस रीजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। ये आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें क्या पता चलता है? उसमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है और जो कीटोन ग्रुप होता है, वो दोनों टॉलेंस रीजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में अगर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स प्रेजेंट हैं एंड इफ दे आर फ्री का मतलब बॉन्डेड नहीं है, और बॉन्डेड नहीं है तो वो रिड्यूस कर देंगे इन दोनों को। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो इन दोनों को रिड्यूस कर दें, वो हमारे रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से जाने जाते हैं। अब मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? मोनोसेक्राइड्स हमें पता था जिनमें एक ही यूनिट होती है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स की, वो मोनोसेक्राइड्स होते हैं। तो मोनोसेक्राइड्स में हमेशा ही जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप हैं वो फ्री होंगे, और फ्री होंगे तो वो हमेशा ही रिड्यूसिंग सुगर्स होंगे। तो मोनोसेक्राइड्स आर ऑलवेज रिड्यूसिंग सुगर्स। मोनोसेक्राइड्स के एग्जांपल हम कुछ बात कर लेते हैं, जैसे ग्लूकोज। तो ग्लूकोज एंड वन मोर एग्जांपल इज फ्रक्टोज। तो ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों रिड्यूसिंग सुगर्स होंगे। तो अगर आपको याद करने में दिक्कत आती है इन दोनों में, ये रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग है, तो सिंपल सी बात है, अगर ये मोनोसेक्राइड्स हैं तो ये रिड्यूसिंग सुगर्स होंगे, और उसका रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। रिड्यूसिंग सुगर्स बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बोल सकते हैं, जो मैंने। फिर उसके बाद अब डाइसेक्राइड्स की बात आती है। जो डाइसेक्राइड्स में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप बॉन्डेड है। अगर बॉन्डेड है तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, और बॉन्डेड नहीं है तो वो हमारा रिड्यूसिंग शुगर में आ जाएगा। तो डाइसेक्राइड्स की बात कर लेते हैं। डाइसेक्राइड्स, तो डाइसेक्राइड्स में हमारा जो सुक्रोज होता है, डाइसेक्राइड्स क्या हो गए? डाइसेक्राइड्स वही हो गए जो 2 यूनिट्स ऑफ एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स को प्रोड्यूस करें ऑन द हाइड्रोलिसिस, तो वो डाइसेक्राइड्स हो जाएंगे। तो डाइसेक्राइड्स में सुक्रोज होता है, दैट इज नॉन रिड्यूसिंग। ये याद रखना है, सुक्रोज क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग। और फिर उसके बाद हमारे पास 2 और एग्जांपल आते हैं, मैल्टोज और लैक्टोज का। एंड दीज मैल्टोज एंड लैक्टोज एक्ट एज रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स या सुगर्स। तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद अब हम आगे चलेंगे, कुछ रिएक्शंस ग्लूकोज की लेंगे और ग्लूकोज के फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक शेयर कर देता हूं जो मुझे कोटा के एक टीचर ने बताई थी जब मैं क्रैश कोर्स करने गया था वहां पे। तो वो ट्रिक है ओम्स गैप। तो इस ट्रिक से क्या कर सकते हैं? इस ट्रिक से हम स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ इस तरह का एसिड आ जाता है, तो ऊपर भी एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है, नीचे भी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप है, और बीच में CH2। और CH2 कितने हैं वो हमें पता नहीं, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। n बिलोंग्स टू 0 to 5 क्लोज्ड इंटरवल। ये मैथमेटिकल फॉर्म थोड़ा यूज कर लिया, ठीक है। तो ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? हमें पता ऑक्जेलिक एसिड, आपने वो जो हमारा चैप्टर था जिसमें कौन सा चैप्टर था? आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर, उसमें ऑक्जेलिक एसिड का नाम सुना होगा। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? COOH एंड दिस इज COOH, इस तरह से।
तो ये ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो इसमें CH2 का कोई भी यूनिट नहीं है, मींस N इक्वल्स टू 0 है इस केस में, ऑक्जेलिक एसिड के केस में। उसी तरह अगर मेलोनिक एसिड है तो उसमें एक CH2 आएगा, N इक्वल्स टू 1। सुसिनिक एसिड है उसमें 2 CH2 आएगा। ग्लूटामिक एसिड उसमें 3, उसके बाद इसमें 4 एडिपिक में और 5 पीमेलिक में। तो ये याद कैसे रख सकते हैं, ओम्स गैप, OMSGAP, ओम्स गैप। O से ऑक्जेलिक, M से मेलोनिक, S से सुसिनिक, G से ग्लूटामिक, A से एडिपिक एंड P से पीमेलिक। तो ये होगी छोटी सी ट्रिक। अब हम अपने चैप्टर पे आगे चलते हैं जल्दी से। तो अब स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की सबसे पहले प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। प्रिपरेशन के 2 मेथड्स हैं यहाँ पे जो एनसीईआरटी में गिवन है। तो सबसे पहला मेथड है फ्रॉम सुक्रोज। तो सुक्रोज आपने अभी थोड़ी देर पहले सुक्रोज का एग्जांपल देखा। सुक्रोज क्या होता है, इट इज अ डाइसैकराइड। डाइसैकराइड मींस अगर हाइड्रोलिसिस का करें तो इस 2 यूनिट्स हमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन की मिलने वाली हैं। तो सुक्रोज का फॉर्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है, C12H22O11, है ना, यही होता है फॉर्मूला। अब इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, हाइड्रोलिसिस का मतलब एक अल्कोहलिक सॉल्यूशन में H+ का एडिशन करके H2O, मतलब वाटर तो होगा ही उसमें, और थोड़ा सा डाइल्यूट HCl भी डाल देते हैं हल्का, तो उससे रिएक्शन कैटलिस्ट की तरह काम करता है, रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो हमने H+ और H2O का रिएक्शन कराया, एक तरह से हाइड्रोलिसिस कराया। तो हाइड्रोलिसिस कराने पे हमें 2 यूनिट्स मिलती हैं, और वो 2 यूनिट्स कौन सी होती हैं, पहली यूनिट होती है C6H12O6 और दूसरी भी होती है C6H12O6। ये दोनों स्ट्रक्चर, इनका जो फॉर्मूला है वो दोनों सेम है, बट इनका जो नाम है वो अलग है। एक हमें मिलता है ग्लूकोज और दूसरा हमें मिलता है फ्रक्टोज। अब इसके बारे में आगे हम थोड़ा और पढ़ेंगे डिटेल में, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लिवोरोटेटरी, बट यहाँ पे इतना ही इंपॉर्टेंट है कि 2 यूनिट्स मिलती हैं सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करने पे, एक होती है ग्लूकोज, दूसरा होता है फ्रक्टोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला जो होता है वही फ्रक्टोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और सुक्रोज का फॉर्मूला काफी टाइम पर आपने बचपन में भी सुना होगा, छोटी क्लासेस सुनते आ रहे हैं, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इनका हाइड्रोलिसिस किया H+ की प्रेजेंस में और हमें ये मिला। अब हम दूसरा मेथड देख लेते हैं। तो दूसरा मेथड होता है स्टार्च से। तो इधर थोड़ी स्पेस क्रिएट कर देता हूं पहले। तो स्टार्च, अब स्टार्च का कई बच्चों को फॉर्मूला नहीं याद होता, तो सबसे आसान तरीका क्या है स्टार्च का फॉर्मूला याद रखने का, कि हमारे जो C6H12O6 था, इसमें से अगर मैं एक H2 का मॉलिक्यूल निकाल दूं, H2 मतलब यहां से 2 H निकालूंगा, एक यहां से O निकालूंगा, तो ये बन जाएगा C6H10O5। बस यही तो है हमारे स्टार्च का फॉर्मूला। बस इसमें क्या लगाना, होल N। तो होल N क्यों लगाना है, क्योंकि स्टार्च है ये एक पॉलीसैकेराइड टाइप का होता है, इसमें कई सारी चेन्स बनी होती हैं। तो हमारा जो स्टार्च है उसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H10O5 एंड इसका होल N। और फिर इसका हम क्या करेंगे, एक तरह से हाइड्रोलिसिस करेंगे वही H+ के फॉर्म में। अब इसमें टेम्परेचर वगैरह एंड 2-3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है, तो थोड़ा बहुत आप याद कर लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता है इस चैप्टर में, ठीक है। इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात कर रहा हूँ, बाकी आपकी जितने भी चैप्टर्स उसमें काफी इंपॉर्टेंट है ये सब लिखना। तो C6H10O5 का होल N H+ की फॉर्म में, और फिर हमारा क्या बन जाएगा, अब इसमें H+ और H2 तो इसमें पक्का होगा, तो अब ये H2 जब इसमें ऐड होगा तो वापस हमें यही मिल जाएगा जो हमने, जिससे हमने ये बनाया था, जिससे हमने ये याद किया था, तो मिल जाएगा हमें ये C6H12O6, और ये हमारा क्या है, ग्लूकोज। एंड सिंस यहाँ पे N मॉलिक्यूल्स हम स्टार्च की यूज कर रहे हैं, तो हमें N मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6 मिलने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा ग्लूकोज, ये सेकेंड प्रोसेस हो गया बनाने का। अब हम आगे चलते हैं ग्लूकोज की कुछ रिएक्शंस पे, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की तरफ। तो ये रिएक्शंस काफी बार पूछी गई हैं, तो आपको बस जो लिखा है वो याद कर लेना है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, फिर भी जहां पे आप अटक सकते हो वो मैं जगह बता सकता हूँ, ठीक है, वहां पे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो जैसे HI है, तो ये HI क्या होता है, HI इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये सबको रिड्यूस कर देता है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, सिर्फ एल्कीन्स एल्काइंस को छोड़ के मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड और CHOOH और हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो ये दोनों रिड्यूस होके एल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हमें N-हेक्सेन मिलेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें ये भी पता चल गया कि हमारे जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। अब थर्ड पॉइंट पे क्या दे रखा है, ये भी हमारी पिछली रिएक्शन है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पुरानी रिएक्शंस आएंगी इसमें। NH2OH, NH2OH क्या होती है, हाइड्रोक्सिलमाइन। तो NH2OH, N यहां पे मैं H2 बना देता हूं, NH2, और यहां पे बना देता हूं OH, ठीक है। तो NH2OH का ये जो H2 है,
और कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता होगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाता है हमारा H, ठीक है, इस तरह से कुछ। तो ये H2 और ये O, ये H2 और ये O, ये दोनों H2O फॉर्म करके बाहर निकल जाते हैं और हमारे पास बचता है NOH डबल बॉन्ड में, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड बचता है सिर्फ। तो C डबल बॉन्ड NOH ये फॉर्म हो जाता है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिलमाइन। ये पुरानी चैप्टर की ही रिएक्शन है, जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर था उसकी, वही सेम टू सेम HCl के साथ भी होता है। कार्बोक्सिल, ये जो हमारे कीटोन है, कीटोन में C डबल बॉन्ड H हो जाएगा, तो जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, O पे C डबल बॉन्ड O का O, जब नेगेटिव टूटेगा डबल बॉन्ड तो O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने के बाद Cn नेगेटिव इस पे अटैक कर देगा और H इस पे अटैक कर देगा, तो हमारे पास बन जाता है C पे Cn अटैच हो जाता है और O पे H अटैच हो जाता है, तो ये हमारा बन जाता है साइनोहाइड्रिन। ठीक है, तो होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारी की सारी पुरानी रिएक्शंस हैं, कोई ज्यादा ध्यान देने की, इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ा है तो ये सारा का सारा आपको याद हो जाएगा। अब फोर्थ पॉइंट में ब्रोमीन वाटर आ गया, तो ब्रोमीन वाटर 11th में भी हमने पढ़ा था टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में, कि जब एल्कीन्स और एल्काइंस हमारे सामने आ जाते हैं, उनमें अगर हम ब्रोमीन वाटर डालें तो वो डीकलराइज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या काम है ब्रोमीन वाटर का, तो यहाँ पे आपको याद रखना, ब्रोमीन वाटर एक्ट एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो यहाँ पे लिखा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या करता है, ये एल्डिहाइड और कीटोन्स को, एल्डिहाइड को सिर्फ ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन कीटोन्स को ये ऑक्सीडाइज नहीं करता। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, कीटोन्स को ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, देयरफॉर इट इज आल्सो यूज्ड एज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। दोनों में अंतर करने के लिए ये आ सकता है, तो ये आपको एग्जाम में ही पूछा जा सकता है, जो टेस्ट वाला पोर्शन आता है जिसमें। ठीक है, अब आगे अगला पॉइंट क्या है, तो इससे हमें पता क्या चला, दिस इंडिकेट्स दैट द कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट एज एन एल्डिहाइड ग्रुप। तो हमें पता चल गया क्योंकि ब्रोमीन वाटर तो सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है। अब पांचवें पॉइंट में क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड भी काफी बार हम लोगों ने पढ़ा है। उसमें क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड में CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O और फिर C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3, कुछ इस तरह से होता है। ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। यहाँ पे क्या होता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और फिर उसके बाद रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन किनके साथ होगी, OH वालों के साथ हो जाएगी, इसके साथ हमारी रिएक्शन नहीं होती एसिटिक एनहाइड्राइड की। ठीक, तो एक बार ये मिटा देता हूं। अब ये OH वालों के साथ जब रिएक्शन हो जाएगी CHOH का होल 4, तो यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड O CH3, अभी हमारे जो बॉन्ड टूटा था उसमें C डबल बॉन्ड O CH3 फॉर्म हुआ था, वो अटैच हो जाएगा यहाँ पे O के साथ, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था C पे, कार्बन पे, इस वाले जो कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज आ गया था। तो ये भी पुराना है पूरा। और सेम यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन किससे कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, ये CHO को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा और CH2OH को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। बाकी ये बीच वाले, इन पे कोई भी असर नहीं होता है। तो जो लिखा है बस वो आपको देख लेना है। मेन दिक्कत हमारी कहाँ पे आती है, मेन दिक्कत आती है हमें स्ट्रक्चर्स में। तो वो स्ट्रक्चर्स अब मैं आपको समझा देता हूं अच्छे से। तो ये ग्लूकोनिक एसिड, ये भी ऑक्सीडाइज होकर कुछ इस तरह से फॉर्म कर देगा। अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज किस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो जो हमने लास्ट वीडियो में आखिरी में एक्सपेरिमेंट्स वगैरह बताए थे, जो रिएक्शंस होती हैं ग्लूकोज की, उससे जो स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करके आया वो कुछ इस तरह से था। सबसे पहले तो स्ट्रेट चेन बना लीजिए और ऊपर सबसे पहले लगा दीजिए CHO ग्रुप, क्योंकि इट इज अ एल्डोहेक्सोज, तो CHO ग्रुप आएगा। और इस कार्बन को हम लोग नाम देते हैं, ये फर्स्ट कार्बन है। और हमें पता है 6 कार्बन होते हैं, और नॉर्मली जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, CH2 CHOH का होल 4 एंड देन CH2OH। इतना हमें पता था। अब इससे हम पूरा स्ट्रक्चर प्रॉपरली कैसे बनाएंगे वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया दूसरे नंबर का कार्बन, इसको लेट से 2 नाम दे दिया। ये हो गया तीसरे नंबर का कार्बन। ठीक है, फिर 4 5 एंड दिस इज द लास्ट वन, तो इसको हम डायरेक्ट CH2OH लिख देते हैं।
ठीक, अब यहाँ पे लगाने हैं हमें H और OH। ठीक है, तो सेकंड नंबर के कार्बन पे मैंने OH लगाया राइट साइड में, H लगाया लेफ्ट साइड में। थर्ड नंबर के कार्बन पे मैंने क्या किया, OH मैंने लेफ्ट साइड में लगाया, H राइट साइड में, और बाकी सब में OH राइट साइड में। तो बाकी सब में OH क्या हो रहा है, राइट साइड में लग रहे हैं। सिर्फ थर्ड नंबर का एक कार्बन है जिसमें OH लेफ्ट साइड में लगा है, और इधर आ जाएगा H और इधर आ जाएगा H। तो दिस इज स्पेशल वन। इस थर्ड नंबर के कार्बन को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब इसके बाद भी कुछ ऐसी रिएक्शंस हुई जिनसे पता चला कि ये स्ट्रक्चर भी ट्रू स्ट्रक्चर नहीं है, और इसमें जो फिफ्थ नंबर का कार्बन है वो अटैच होता है यहाँ पे CHO ग्रुप से, और फिर उसके बाद एक और स्ट्रक्चर बनता है ग्लूकोज का। तो देखते हैं वो स्ट्रक्चर कैसा होता है। उस स्ट्रक्चर में हमें प्रॉब्लम आती है ड्रॉ करने में। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से 6 कार्बन की एक चेन फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, ये हो गई 6 कार्बन की चेन। अब इस चेन में क्या हुआ, ये ऑक्सीजन है और ये हमारा जो कार्बन है जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड था। हमने जब ये स्ट्रक्चर बनाया था CHO, तो इसमें ये नंबर 1 कार्बन दिया था, तो वो कार्बन यही वाला है। यहाँ से हमें स्टार्टिंग करनी है नंबरिंग की। तो 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, एंड देन अब छठा बचा है, तो छठा क्या आएगा, जो 6 छठा मतलब 6th वाला जो कार्बन है वो इसी कार्बन के ऊपर अटैच हो जाएगा, CH2OH। ठीक है, और इस कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो 1 2 3, और एक 4 बॉन्ड बना सकता है, तो H एक नीचे आ गया बिलो द प्लेन। तो ये तो फिक्स है, क्योंकि 6th कार्बन हमें 6 कार्बन ड्रॉ करने, तो एक कार्बन हम ऊपर इधर ड्रॉ कर देंगे, और बाकी 5 कार्बन हमारे इधर आ गए। अब हम ड्रॉ करते हैं इनका ऑर्डर किस तरह से होगा। ठीक है, तो अब R.D. शर्मा, बहुत आपने R.D. शर्मा वाली बुक सुन रखी होगी, तो हमें याद रखना है कि जो राइट साइड में OH ग्रुप्स थे वो हमेशा डाउन आएंगे। जो ग्रुप्स हमारी राइट साइड में थे वो डाउन आएंगे। तो राइट साइड में इस स्ट्रक्चर में क्या था, सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप राइट साइड में था, और बाकी सिर्फ थर्ड ऐसी पोजीशन थी जिसमें लेफ्ट साइड में OH था, और बाकी सारी में OH राइट साइड में ही था। लास्ट में CH2OH आ गया था, जो कि हमारे इधर आ गया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर का कार्बन है। फर्स्ट नंबर के कार्बन पे हमने क्या किया, OH नीचे बनाया। सेकंड नंबर में OH राइट साइड में ही है, ये सेकंड कार्बन है, OH राइट साइड में नीचे बनाया, H ऊपर बना दिया। तीसरे वाले में यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी कि OH लेफ्ट साइड में आ गया, तो लेफ्ट साइड में आ गया, इसलिए हमने OH को ऊपर बनाया, H को नीचे बनाया। आ रहा है आपको समझ में? तो फर्स्ट में हमने नीचे बनाया, सेकंड में नीचे बनाया, थर्ड में ऊपर बना देंगे क्योंकि थर्ड में चेंज आ रहा था, फिर फोर्थ में भी हमने वापस उसको नीचे ही रखा। अब ये वाला बच्चे सोच रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट सोचेंगे ये वाला कैसे डिसाइड किया, ये सेकंड थर्ड फोर्थ तो समझ में आ गए कि सेकंड पे राइट साइड में OH है इसलिए नीचे रखा है, क्योंकि R फॉर राइट, D फॉर डाउन, RD एक साथ आता है, तो डाउन में नीचे रखा जाएगा। सेकंड थर्ड फोर्थ समझ में आ जाएगा इस तरह से। फर्स्ट कैसे, तो फर्स्ट को हम बोलते हैं, फर्स्ट कुछ स्पेशल है, इसको हम बोलेंगे एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, एनोमेरिक कार्बन। तो ये कार्बन क्या होता है, ये कार्बन डिसाइड करता है हमारा अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज को किस तरह से डिस्टिंग्विश करना है। तो अल्फा ग्लूकोज में क्या होता है, अल्फा ग्लूकोज में OH नीचे ही होता है, अल्फा ग्लूकोज में OH नीचे होता है, जबकि बीटा ग्लूकोज जब आता है तो उसमें OH क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है। तो आप ऐसे भी मान सकते हैं कि अल्फा पहले आता है, बीटा बाद में आता है। तो पहले आता है तो OH पहले ही आ जाएगा नीचे, और बीटा में OH ऊपर आ जाएगा, क्योंकि बीटा बाद में आता है, थोड़ा प्रेफरेंस ज़्यादा होगी तो OH की भी प्रेफरेंस बढ़ जाएगी, OH ऊंचा थोड़ा ऊंचाई पे पहुंच जाएगा, ऐसा कुछ मान सकते हैं। अल्फा, उसके बाद आया बीटा, तो बीटा आया तो OH ऊपर चला गया। तो ये हमारा जो ये स्ट्रक्चर है, ये अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो एक बार साफ कर देता हूँ इसे। तो ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये अल्फा ग्लूकोज का। अब बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर मुझे बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है तो मैंने क्या किया, बस मैंने एनोमेरिक कार्बन, जो कार्बन नंबर 1 है, उस पर चेंज किया। उस पर चेंज क्या किया कि मैंने OH ऊपर लगा दिया और H नीचे लगा दिया, और इसको बोल दिया फिर बीटा ग्लूकोज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर।